मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल, अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती क्रिया को लेकर के। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, कोई भी घटना होती है उसके अनुकूल जो अनुक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी किन्हीं घटनाओं के अनुकूल होने वाली प्रतिक्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। सपोज दैट, एक उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे मान लो आप किसी गर्म वस्तु को छू रहे होते हैं, तो गर्म वस्तु को हाथ से छूने पर हमें वो गर्म महसूस होती है और हम हाथ को तुरंत उस वस्तु से हटा लेते हैं। जिस गर्म वस्तु से हमने हाथ से छुआ उससे तुरंत अपने को हटा लेते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं की परिणाम है, क्योंकि जो घटना घटित हुई वो गर्म वस्तु को छूना एक घटना है, जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया हुई गर्म वस्तु से हाथ हटाना। तो हाथ को तुरंत हटा लेना एक प्रतिक्रिया है, जबकि उसके हाथ लगाना और गर्म महसूस होना ये एक अनुक्रिया है। तो अनुक्रियाओं के फलस्वरूप, घटना की अनुक्रियाओं के फलस्वरूप अकस्मात या अचानक होने वाली प्रतिक्रियाएं ही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। और इसके लिए स्पष्ट रूप से तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से संवेदनाएं तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों तक आती हैं और वहाँ से सूचनाएं वापस मस्तिष्क तक जाती हैं और हम उसके फलस्वरूप प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिस्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिस्वरूप आग की लो से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिस्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि के विचार करें, हमें आघात पहुंच सकता है, इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा? उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं की तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। न्यूरॉन का जो जाल होता है वो सोचने वाले ऊतकों से बना होता है। खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है, तो शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं, तो उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिका इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं, हमें ये सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलते हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं।
तो मानव शरीर में प्रतिवर्ती चाप जो है वो मेरुरज्जु में बनते हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो सीधा आंसर होगा मेरुरज्जु में। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये देख सकते हैं अपन, ये गर्म वस्तु को छुआ जा रहा है और अनुक्रिया के फलस्वरूप हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो ये प्रतिक्रिया हो रही है, इसे प्रतिवर्ती क्रिया कह सकते हैं। और ये प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु के अंदर ये सब होता है, प्रतिवर्ती चाप है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क की संरचना को लेकर के। मानव मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की होती है, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। बेसिकली मानव मस्तिष्क की बात करें तो मुख्य रूप से ये अपना कंट्रोलर है, एक तरह से नियंत्रण केंद्र है। समन्वय और नियंत्रण दोनों कार्य करेगा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। इसके 3 भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इन तीनों में भी अलग अलग पार्ट्स और पाए जाते हैं, जिनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।